को डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में 716 कोरोना के नए मरीज सामने आए। नए साल में एक दिन में दर्ज होने वाले केसों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। राजस्थान में महिला अपराध पर मचे घमासान के बीच डीजीपी एमएल लाठर ने राज्य में बढ़ते बलात्कार के मामलों के लिए बच्चों की ऑनलाइन क्लास और स्मार्टफोन को जिम्मेदार ठहरा दिया। माँ बाप ने बच्चों को स्मार्टफोन इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से देना पड़ा है। संभावना लग रही है कि बच्चे क्लास के अलावा हो सकता है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हों। हालांकि राजस्थान सरकार ने इसे डीजीपी की निजी सोच बताते हुए उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। डीजीपी ने अध्ययन किया होगा, उस अध्ययन में किन पैमानों पर अध्ययन किया है तो वो तो व्यक्तिगत तौर पर वो बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए कल यानी रविवार को राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। यानी इन 3 शहरों में रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। लोगों के बेवजह घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी और इसके साथ ही इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। साथ ही आज से महाराष्ट्र आने और जाने वाली बसों को भी बंद कर दिया गया है। खबर है कि ईरान अफगानिस्तान के रास्ते अपने यहां उगे सेबों की भारत में तस्करी कर रहा है। न्यूज़ 18 के रणबीर शर्मा की रिपोर्ट है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के संगठन ने आरोप लगाया है कि ईरान चोरी छिपे अपने सेब भारत पहुंचा रहा है, जिससे भारत में उगे सेबों को बाजार नहीं मिल पा रहा। संगठन का दावा है कि ईरान अपना सेब बंदरगाहों पर नहीं उतारता बल्कि उसे अटारी बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचाता है, ताकि ऐसे लगे कि सेब अफगानिस्तान से आ रहा है। इससे हो यह रहा है कि ईरान सेब पर आयात शुल्क देने से बच जाता है और ईरान का सेब सस्ता होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में उगे सेबों की पूछ कम होने लगी। जानकारी के मुताबिक साल 2020-21 में ईरान से अब तक 20,000 मीट्रिक टन सेब भारत आ भी चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध अतिक्रमण हटाने और अवैध धार्मिक स्थलों पर हटाने पर कानून बनेगा। विधानसभा में ये बिल आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण हटाने पर बिल आ सकता है और इसके साथ ही राजस्थान, एमपी में भी ये कानून लागू हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध धार्मिक स्थल का ये मामला है जिस पर यूपी में कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, अवैध धार्मिक स्थल का मामला और अब ये बड़ा स्टेप उठाया गया है यूपी में कानून की तैयारी। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या है और अपडेट? देखिए, बिल्कुल यूपी में अतिक्रमण कर जो बनाए गए हैं धार्मिक स्थल, उनको हटाने को लेकर सरकार अब कानून बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके पहले ही सीएम ने बैठक कर कहा था कि धार्मिक स्थलों को जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो राज्य के विधि आयोग है उसने मुख्यमंत्री को बाकायदा कानून बनाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें अवैध धार्मिक स्थल पर बनाने पर 3 साल की सजा की सिफारिश भी की है। तो आयोग ने 3 श्रेणियों का प्रस्ताव दिया है। पहली श्रेणी एक निर्धारित तिथि के पहले जो बने धार्मिक स्थल है उनको नियमित करने की सिफारिश की गई है, जबकि ट्रैफिक को लेकर जो कोई बाधा ना हो, दूसरी सिफारिश में ऐसे धार्मिक स्थलों को शिफ्ट कराया जा सकता है और धार्मिक स्थलों को छोटा किया जा सकता है। जबकि तीसरी सिफारिश में साफ तौर पर एक निश्चित तिथि के बाद अगर अतिक्रमण पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का भी निर्देश दिया गया। तो निश्चित तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले से ऐसे कानून है, तो उसी आधार पर प्रारूप बनाया राज्य विधि आयोग ने, जो मुख्यमंत्री को सिफारिश की है। जी, शुक्रिया अजीत। यूपी की राजधानी लखनऊ में चालान कटने से नाराज एक लड़की ने हंगामा कर दिया। इस दौरान हंगामा कर रही लड़की पर पुलिस से बदसलूकी का भी आरोप लगा। आरोप है कि चालान काटे जाने से इस लड़की को इतना गुस्सा आया कि उसने एक दरोगा की टोपी और एटीएम कार्ड स्कूटर की डिग्गी में रख लिया। काफी कोशिश के बाद इस लड़की ने दरोगा की टोपी और एटीएम कार्ड वापस किया। किसान पंचायत में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मंच साझा किया। यूपी के मथुरा में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान पंचायत में अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए।
मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की और वहां से बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद किए। इससे पहले गुजरात के भुज में एक आदमी और उसकी पत्नी को 12 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसी के बाद रतलाम में इनके मकान की तलाशी ली गई और मामले का जो सोर्स है वो मीडिया ही है जो हमको ये जानकारी बताई। गुजरात के अरवली में शामलाजी मंदिर प्रशासन ने छोटे और तंग कपड़े पहनकर दर्शन करने पर रोक लगा दी। दावा किया गया कि दर्शन के लिए आए ऐसे लोगों को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कपड़े दिए जाएंगे जिसे पहनकर वो मंदिर के अंदर जा सकेंगे। जो छोटे वस्त्र पहन के आते थे उस लिए मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने हमने मना किया है। असम के गुवाहाटी में मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने गुवाहाटी में एक रोड शो भी निकाला। कोलकाता के अलीपुर जू में एक आदमी शेर के बाड़े में कूद गया जिसे वहां के कुछ कर्मचारियों ने वक्त रहते बचा लिया। প্রাচীরের উপরে একটা লোক উঠেছিল, পাগল টাইপের ছিল, তখন সে ওখান থেকে জাম্প মেরে দিয়েছিল। जू प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि शेर के बाड़े में कूदने वाला वो आदमी मानसिक रूप से कमजोर है जो कि इस घटना में घायल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। Recovered within 10 to 15 minutes and he just took some injury from the lion. पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ के आसपास सिर्फ केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती पर टीएमसी ने सवाल उठाए और चुनाव आयोग से मुलाकात की। नया रूल बनाया गया कि बूथ के 100 मीटर के अंदर कोई स्टेट पुलिस नहीं रहेगा, उसके बारे में हमने हमारे आपत्ति जताया। लेकिन बीजेपी ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल पर ही भरोसा जताया। हमारा ये कहना है कि सेंट्रल आर्म फोर्स की नियुक्ति इस प्रकार से की जाए ताकि वो मतदान केंद्र के अंदर भी रहे, मतदाताओं का जो पहचान पत्र है उसकी जांच भी कर सके। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर रोक लगाने का ऐलान किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया था। सरकार का कहना है कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आगे सरकार को और सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से लापरवाही न बरतने और बारी आने पर वैक्सीन लगवाने की भी हिदायत दी। कि जो गाइडलाइन हमें बनाई है उसका पालन करें। वैक्सीनेशन का अभियान हम और तेजी से प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ किया कि कुंभ मेले में कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील की। कुंभ का भी मैं निमंत्रण दे रहा हूं, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी को निमंत्रण मैं महाकुंभ के लिए देता हूं। कोरोना के खिलाफ मास्क एक बड़ा हथियार है, लेकिन उसे मजाक समझने वाले सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे। देश के कई शहरों में न्यूज 18 की टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के नजर आए, तो कई लोग सवाल पूछने पर मास्क लगाने लगे। अहमदाबाद और मुंबई की सब्जी मंडियां उन्हीं शहरों में एक। वहां लोगों को देखकर ऐसा लगा कि वो भूल गए कि महामारी से लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क गायब दिखा। अहमदाबाद की सब्जी मंडी में तो लोगों को देखकर ऐसा लगा मानो उन्होंने कसम खा ली हो कि वो कोरोना को न्योता देकर ही मानेंगे, क्योंकि वहां गिने चुने लोग ही ऐसे नजर आए जिन्होंने मास्क पहना था, वरना किसी के पास मास्क था ही नहीं तो किसी ने केवल दिखावे के लिए मास्क पहना, जिससे न तो मुंह ढका और न ही नाक। रही बात 2 गज दूरी की, तो सब्जी मंडी में आए लोगों को देखकर ऐसा लगा कि वो कोरोना से बचने के इस दूसरे नियम को तो भूल ही चुके हैं, क्योंकि इस बात की चिंता न तो सब्जी बेचने वालों को थी और न ही सब्जी खरीदने वालों को। रही सही कसर लोगों ने मास्क न पहनकर पूरी कर दी। लोग समझ नहीं रहे। आप देखिए, फिर अहमदाबाद के मार्केट में हुआ, लोग जिन्होंने मास्क चेहरे पर लगाया है तो गले के नीचे मास्क पहनते हैं। कोरोना के फिर से पांव पसारने पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चेतावनी दी जा चुकी है। यही नहीं, प्रशासन ने सख्ती का डंडा चलाने का भी संकेत दिया है, जिसकी वजह से सब्जी मंडी में मौजूद बहुत सारे लोगों ने कैमरा देखते ही फटाफट मास्क पहनना शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों को जब मास्क न पहनने पर टोका गया तो उनके पास इसका बहाना पहले से तैयार था। मास्क नहीं पहना है, बताएंगे क्यों नहीं मास्क पहना? नाश्ता खा रहा था। कुछ ऐसा ही हाल कोरोना से लड़ रही मुंबई में भी दिखा, जहां की दादर सब्जी मंडी में सुबह सुबह भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग दिखे जिन्होंने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। यही नहीं, जो मास्क पहनकर घर से निकला उसने भी सब्जी मंडी पहुंचकर उसे शोपीस बना दिया और मास्क को गले में लटकाकर खरीदारी करने लगा।
दादर सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आज का नजारा भी कुछ ऐसा है। खबर है कि लोगों की इसी लापरवाही की वजह से दादर में सुबह लगने वाले इस बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। बिहार के बेगूसराय से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें 12 साल की एक बच्ची अस्पताल में दर्द से करहाती दिखाई दी। पड़ोस के एक आदमी ने इस बच्ची को जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया गया कि आरोपी ने पेड़ तोड़ने के विवाद में पहले इस बच्ची की बेरहमी से पिटाई की और बाद में केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली और जयपुर में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मास्क की अहमियत नहीं समझ रहे। ऐसे में जब न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक करने सड़कों पर निकली तो हमारा माइक देखकर शर्म के मारे ही सही लोगों ने मास्क पहन लिए। और जब उनसे मास्क न लगाने की वजह पूछी गई तो बहाने भी दिए तो अजीबोगरीब। मास्क अरे मेरे मास्क कहाँ गिर रहा है? अभी मेरी बेटी के हाथ में मास्क नहीं पहना खुद। मास्क अभी उतरा वो पानी पी रहा था। दिल्ली के इलाके बदल गए लेकिन लोगों की दलीलें वही रहीं। कुछ लोगों को तो इतनी हड़बड़ी थी कि उन्हें मास्क लगाने का भी वक्त नहीं मिल पाया। मास्क सारे लोग यहाँ तक ये अब लोग भूलिया घर पे जल्दीबाजी। हमें रास्ते में कई लोग बिना मास्क के घूमते दिखे और कई ने मास्क लगाया भी था तो सिर्फ नाम के लिए। किसी का मास्क गले पर लटका नजर आया तो किसी का ठोड़ी पर, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर हमारे कैमरे पर पड़ी उनका मास्क तुरंत ऊपर हो गया। मास्क क्यों नहीं लगा भैया? लगा लेते हैं जेब में रखा। आम आदमी तो छोड़िए, जयपुर में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तक लापरवाह नजर आए। आपने मास्क नहीं लगा रखा? फोन पे बात तो कर लूं। अभी एकदम आपने बुला लिया तो गाड़ी में मास्क रह गया। एक विधायक का मास्क तो गाड़ी में ही गुम हो गया। तो सबसे पहले आपने मास्क नहीं लगा रखा। वही देख रहा हूँ मैं। कोरोना को रोकने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। मास्क न लगाने पर जुर्माना भी है, लेकिन तब भी लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। हरियाणा के सोनीपत में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग ने कुछ ही देर में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। कार में जिस वक्त आग लगी उसमें 3 लोग सवार थे, जिन्होंने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी और पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। मुंबई में रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरे से निपटने के साथ ही लोगों को कोरोना से बचाने के लिए प्लास्टिक के बदले मास्क देने की मुहिम शुरू की गई। अब ये मुहिम देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और दादर से शुरू की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से सामने आई। इसके लिए स्टेशन पर एक स्टॉल लगाया गया जहां से लोग प्लास्टिक के पैकेट और बोतल जैसी चीजों के बदले मास्क ले जाते दिखे। सेंट्रल रेलवे है, उन्होंने नया अभियान शुरू किया है, प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ। आप इधर कोई भी ऐसा प्लास्टिक ला सकते हैं जिसको रिसाइकल किया जा सकता है और आप रिटर्न में मास्क लेकर जा सकते हैं। मास्क लेने के लिए कितनी मात्रा में प्लास्टिक देना है, इसकी जानकारी के लिए वहां एक चार्ट भी लगाया गया। वहां पहुंचे लोगों ने भी सेंट्रल रेलवे की इस मुहिम की खूब सराहना की। अच्छी पहल है ये। 2 मास्क मिला मेरे को 38 बैग के ऑपोजिट में। एक अधिकारी ने बताया कि ये पहल रेलवे स्टेशनों को प्लास्टिक फ्री करने के लिए शुरू की गई है, लेकिन साथ ही वो लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने का संदेश भी देना चाहते हैं। सारे स्टेशन जो है प्लास्टिक मुक्त हो और लोग हमें अगर प्लास्टिक देते हैं तो उनको हम मास्क दे के उनकी सेफ्टी इंश्योर करें। दावा है कि आने वाले दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई और रेलवे स्टेशनों पर भी ये मुहिम शुरू की जा सकती है। गुजरात के अहमदाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग वहां कैसे लगी इसकी जांच जारी है, लेकिन ये कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसने चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के अंदर केमिकल होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की और पलक झपकते ही उसने विकराल रूप ले लिया। आग की भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में छा गया। खतरनाक लपटों को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस काम में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 45 से ज्यादा गाड़ियां लगी है फायर फाइटिंग की, अलग अलग कैडर की। 150 से ज्यादा जवान काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में आग इस कदर फैल चुकी थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कई हाइड्रोलिक क्रेन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिन पर चढ़कर वो आग की लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत तो जलकर बर्बाद हुई ही, साथ ही लाखों रुपए का सामान भी स्वाहा हो गया। पटना में मद्य निषेध विभाग की एक टीम ने सोन नदी के किनारे एक अवैध शराब कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा।
राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन की अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सोन नदी के किनारे कार्रवाई की गई, जहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। उसे जमीन में छिपाकर रखा गया था। वहां पहुंचे मद्य निषेध विभाग के कर्मचारियों ने खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से जगह जगह गड्ढे खुदवाए और जहां जहां अवैध शराब मिलती गई उसे साथ के ही साथ नष्ट कर दिया गया। असम में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सीएए लागू नहीं करने का भरोसा दिया। असम के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने लोगों से सीएए पर असम में रोक लगाने का वादा कर दिया। राहुल ने यह बात असम में छात्रों से बातचीत के दौरान कही। अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीएए को रोक देंगे। बाकी देश में जब ही रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे। लेकिन राहुल के वादे के बाद बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर लोगों को सीएए के नाम पर बरगलाने का आरोप लगा दिया। सुसाइडल टेंडेंसी वो कर रहे हैं पॉलिटिकली, वो नहीं समझ रहा है कि जनता ने इसके बारे में जो लोग कोशिश किया था उसमें वो नाकामयाब भी हो चुके हैं। केरल विधानसभा चुनाव के लिए एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। लेफ्ट दलों के गठबंधन एलडीएफ ने अपने इस घोषणा पत्र में घरेलू महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। साथ ही उन्होंने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 65.06 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कृष्णा पुनिया के नाम था। राजस्थान सरकार ने राज्य में धारा 144 लागू कर दी। कोरोना के बढ़ रहे खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब महाराष्ट्र में संदिग्ध कार मामले और पुलिस कमिश्नर के तबादले पर घमासान मचा है। ये जांच पे एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में दो गुटों के बीच रास्ता देने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि शादी समारोह की वजह से एक गुट के लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था। ऐसे में जब दूसरी तरफ के लोगों ने रास्ता छोड़ने की मांग की तो दोनों तरफ के लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग सड़क पर दूसरी तरफ के लोगों को दौड़ाते नजर आए। इस दौरान उनके साथ जमकर मारपीट की गई। वहां से निकलने के बाद दूसरी तरफ के लोगों ने पुलिस में मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और चीन के बीच पहली बार एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, लेकिन बातचीत के दौरान अमेरिका और चीन के अधिकारी कैमरे के सामने ही एक दूसरे से भिड़ गए। Discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. 实力的地位出发，同中国谈话。 So let me say here that in front of the Chinese side, the United States does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength. बंगाल के मालदा में टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। एक दिन पहले भी वहां इसी बात पर जमकर बवाल हुआ था, क्योंकि पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट मिला और इसी बात पर वो आग बबूला हुए। इन लोगों ने फिर से तोड़फोड़ की। इस बार इन्होंने एक दिन पहले से ज्यादा बवाल किया और शोर मचाते हुए पार्टी दफ्तर में घुस गए। टिकट बंटवारे पर भड़के इन लोगों ने पहले वहां रखी कुर्सियां तोड़ी और फिर वहीं बैठकर नारे लगाने लगे। ये हंगामा यही नहीं रुका, बल्कि नाराज कार्यकर्ताओं ने बाहर भी तोड़फोड़ की। उन्होंने पार्टी दफ्तर के बाहर टायर भी जलाए और बहुत देर तक हंगामा किया। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए एक बार फिर क्वारंटीन सेंटर बनाने की शुरुआत कर दी। अस्पतालों में बेड की कमी होने के हालात में मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए वहां के कुछ होटल, स्कूल और दूसरी इमारतों को क्वारंटीन सेंटर में बदलने का काम शुरू कर दिया गया, जिसकी एक तस्वीर महात्मा गांधी अस्पताल के नर्सिंग क्वार्टर से भी सामने आई, जहां जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि उस जगह को इस तरह से तैयार किया जा रहा था जिससे कि वहां भर्ती होने वाले मरीजों को इलाज में किसी तरह की दिक्कत न उठानी पड़े। यहाँ पर काम शुरू किया गया है। जो भी पेशेंट्स को लगने वाली सामग्री है, जो सामान है, उसे यहाँ पर लाया जा रहा है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि नर्सिंग क्वार्टर्स का इस्तेमाल वो लोग किस तरीके से करेंगे। पॉजिटिव असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हम यहाँ भर्ती करेंगे।
बताया गया कि इन क्वार्टर्स में करीब 100 कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। केरल के कोषिकोड से सांसें थाम कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां बालकनी से गिर रहे एक आदमी को उसके पास खड़े एक दूसरे शख्स ने बाल बाल बचा लिया। बालकनी की बाउंड्री वॉल पर सहारा लेकर खड़ा वो आदमी अचानक बेहोश होने लगा और उसी बेहोशी में वो उल्टा होकर बालकनी से नीचे गिर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जमीन पर गिरता है और उसके पास खड़े दूसरे आदमी ने उसके पैर पकड़ लिए। वो कुछ पलों तक उसके पैर पकड़ा रहा और उसके बाद आसपास मौजूद और लोग वहां पहुंचे और उस आदमी को ऊपर खींच लिया और उसकी जान बच गई। स्टालिन के प्रचार में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने तिरुपुर में चुनाव प्रचार किया, लेकिन इस दौरान वहां जमा कई लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। पंजाब के मोगा में एक आदमी पर 2 लड़कियों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि इन तीनों की कार में बहस हुई थी। इस मामले के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ में चाय के बाग में काम करने वाले कुछ मजदूरों के साथ खाना खाया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। दिल्ली में शूटिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई। 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता के महिला वर्ग में अंजुम मुदगिल ने जगह बना ली, जबकि पुरुष वर्ग में दिव्यांश पवार और अर्जुन बबूता फाइनल में पहुंच गए। ये दोनों फाइनल मुकाबले सुबह होंगे। सूरत में शनिवार और रविवार को कपड़ा बाजार बंद रहेगा। सूरत नगर निगम की अपील पर वहां के कारोबारियों ने ये फैसला लिया। इसके अलावा अहमदाबाद में प्रशासन की तरफ से मॉल और सिनेमा घरों को शनिवार और रविवार को बंद रखने को कहा गया है। वहां बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से ये कदम उठाए गए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के बाद अब बीएचयू में पढ़ने वाले करुणेश पांडे नाम के एक छात्र ने अजान से उसे परेशानी होने का मुद्दा उठाया और ट्वीट के जरिए पुलिस से इसकी शिकायत की। अजान का ध्वनि प्रदूषण होता है बहुत तेजी से, बीच में एकदम एकाग्रता खंडन हो जाता है। ये छात्र वाराणसी के भदैनी में किराए पर रहता है, जिसके मकान के पास एक मस्जिद है। इस छात्र की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड से राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां समंदर में डूब रहे कुत्ते की रेस्क्यू टीम ने जान बचा ली। बताया गया कि वो बेजुबान एक बॉल को पकड़ने के लिए एक नहर में कूद गया और बहते बहते समंदर में पहुंच गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उसे समंदर से बाहर निकाला। इससे पहले वो लहरों के बीच काफी देर तक छटपटाता रहा और काफी देर तक पानी में रहने की वजह से उसकी हालत भी खराब होने लगी। हालांकि जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम नाव से उसके पास पहुंच गई और उस बेजुबान की जिंदगी बचा ली। जीआई टैग मिलने के बाद अब बिहार का मगही पान विदेशों में भेजा जाएगा। बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिलने के बाद इसे विदेश भेजने की तैयारियां तेज हो गई। जीआई टैग मिलने का मतलब है कि बिहार के मगध इलाके में उगाए गए पान को ही मगही पान कहा जाएगा और बाकी किसी पान को यह नाम नहीं मिल सकेगा। ऐसा होने से राज्य के किसानों में ये उम्मीद जगी कि इससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार होगा। विदेश जाएगा तो हम लोग को काफी खुशी है और आर्थिक स्थिति सही रहेगी। बिहार में मौजूद बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कोलकाता की एक कंपनी के साथ मगही पान को फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड भेजने का करार किया है। अप्रैल से हम लोग अगर सब चीज ठीक रही तो बिहार का पान भी बाहर भेजने में मदद करेंगे। और इसमें खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में तलवारबाज भवानी देवी से मुलाकात की और उनका ओलंपिक्स के लिए हौसला बढ़ाया। पिछले दिनों भवानी देवी ने तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक्स का टिकट हासिल किया है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान 5 अप्रैल के बाद होगा, जब रैंकिंग जारी की जाएगी। आरोप है कि लखनऊ में मोहम्मद अफजल नाम के आदमी ने धर्म न बदलने पर अपनी पत्नी और बच्चों को जलाने की कोशिश की। इस मामले में आरोपी अफजल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, इल्जाम है कि 2009 में अफजल ने झांसा देकर दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी। सारे फैक्ट की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में मिड डे मील के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि वहां के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील की जगह पशुओं का चारा पहुंच गया। बीजेपी अब बंगाल चुनाव में हेमा मालिनी, निर्मला सीतारामन और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे बड़े चेहरों को प्रचार के लिए भेजेगी। ये नेता महिलाओं से जुड़ी उन योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगी जिन्हें ममता सरकार ने राज्य में लागू नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं वहां पर जो बहुत जबरदस्त तरीके से, रोबस्ट तरीके से वहां पर काम कर रही हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनेगी। एथलीट हिमा दास ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हुई 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने 23.21 सेकंड्स में दौड़ जीती।
दिल्ली के आजादपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आजादपुर मंडी के सामने चलती बस में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के एक अफसर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन गनीमत यह रही कि उससे पहले ही उसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। कुछ ही देर में आग इतनी ज्यादा फैल गई कि वो बस आग के गोले में तब्दील हो गई। सारी पब्लिक उतर के निकली है। निकलने के बाद में जब आग ज्यादा बढ़ी है, ड्राइवर वगैरह जो भी थे सब निकल के भाग गए। बस में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे। दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए और पुलिस वालों ने बस के करीब जाने से लोगों को रोका। बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने के दौरान वहां जुटे कई लोगों ने इस मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वटवा इलाके की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग कितनी भयंकर थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसने चंद ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस केमिकल फैक्ट्री में आग काफी तेजी से भड़की और पलक झपकते ही उसने विकराल रूप ले लिया और जल्द ही आग से निकलने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में छा गया। सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए दमकल की 45 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग की लपटों को शांत करने की कोशिश की। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत तो जलकर बर्बाद हुई ही, साथ में लाखों रुपए का सामान भी स्वाहा हो गया। आपको बता दें, इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसकी जांच चल रही है। 45 से ज्यादा गाड़ियां लगी है फायर फाइटिंग की, अलग अलग कैडर की। 150 से ज्यादा जवान काम कर रहे। फोम कंपाउंड, ड्राई केमिकल पाउडर के साथ साथ वाटर स्प्रे करके अगल बगल की फैक्ट्री में नुकसान ना हो, उस चीज का ध्यान रखते हुए फायर फाइटिंग रेस्क्यू वर्क चालू है। टाइम अभी कहना मुश्किल है, ये लंबा चलेगा। पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर सड़कों पर उतरे और केंद्रीय मंत्रियों के घरों की तरफ मार्च करने लगे, जिसकी शुरुआत कांग्रेस दफ्तर से हुई। प्रदर्शनकारी सिलेंडर के आकार के गुब्बारे भी साथ लेकर आए, जिन पर बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की मौजूदा कीमत भी लिखी गई। मोदी जी आप देख लें, महंगाई कितने सर पे चढ़ चुकी है, सिलेंडर के दाम कहां जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर केंद्र के वो मंत्री रहे जो यूपीए सरकार के दौरान महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शनों की अगुवाई किया करते थे। केंद्रीय मंत्रियों को साइकिल गिफ्ट करने के इरादे से प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मार्च शुरू कर दिया। ये एक नायाब तरीका अपनाया गया है प्रदर्शन का, जिसमें जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ से जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के पास। यूपीए सरकार के दौरान हुए प्रदर्शनों में शामिल रही स्मृति ईरानी की तस्वीरों को प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों पर लगाया। हम लोग आज स्मृति ईरानी जी को ये साइकिल गिफ्ट करने जा रहे हैं। मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी सड़क पर सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके पीछे धारा 144 लगे होने को वजह बताया गया। नाराज प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से काफी देर तक उलझते रहे और जब बात नहीं बनी तो सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। अच्छे दिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिलेंडर के दाम वापस लो। कोरोना के बिगड़ते हालात के बावजूद प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोगों ने मास्क तक का इस्तेमाल नहीं किया। पश्चिम बंगाल का सियासी समर बेहद रोमांचक हो गया है और अब इसे और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच रहे हैं। पीएम आज सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया, अपने भाषणों के दौरान वो बीजेपी के विकास एजेंडे को बताएंगे। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान है। खड़गपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम असम के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3:15 बजे असम के छबुआ में पब्लिक मीटिंग करेंगे। आपको बता दें 21 मार्च को पीएम बांकुड़ा जिले में भी जनसभा को संबोधित करेंगे।